हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम मरियम और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो हम इस चैप्टर में देखेंगे कि हमारी जो इंडियन इकोनॉमी थी वो इंडिपेंडेंस के टाइम पे कैसी थी। तो जब ब्रिटिशर्स हमारी इंडियन इकोनॉमी में आए थे तो उन्होंने क्या किया था, हमारी इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट किया था और उन्होंने हमारी इकोनॉमी से बेनिफिट्स लिए थे। तो फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी अंडर द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडिया के डिफरेंट सेक्टर्स को कैसे एक्सप्लॉइट किया। नंबर 1 इज़ एक्सप्लॉइटेशन थ्रू एग्रीकल्चर सेक्टर। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, हमारे एग्रीकल्चर को एक्सप्लॉइट किया थ्रू ज़मींदारी सिस्टम। ज़मींदारी सिस्टम जो था वो एक सिस्टम था, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, जिसके अंडर जो था एक रेंट का एक प्रोसेस टाइप बनाया गया था, जिसमें कि जो ज़मींदार जो कि लैंडलॉर्ड्स थे उनको ओनर ऑफ द सॉइल डिक्लेयर कर दिया था और उनको क्या करना पड़ता था, गवर्नमेंट को एज लैंड रेवेन्यू एक फिक्स्ड सम पे करना पड़ता था। लेकिन जो टिलर्स ऑफ द सॉइल थे, टिलर्स ऑफ द सॉइल कौन थे, जो एक्चुअल कल्टिवेटर्स थे, जो कि उस लैंड पर काम करते थे। तो जो ज़मींदार थे वो उन एक्चुअल कल्टिवेटर्स से, उन टिलर्स ऑफ द सॉइल से कितना भी चार्ज कर सकते थे एज रेंट। तो यहाँ पर एक चेन बन जाती है, जैसे कि जो टिलर्स ऑफ द सॉइल हैं, जो कि एक्चुअल कल्टिवेटर्स हैं, उनको जो है एक मतलब ज़मींदार उनसे कितना भी चार्ज कर सकते हैं एज रेंट। लेकिन इन ज़मींदार्स को गवर्नमेंट को सिर्फ एक फिक्स्ड सम पे करना पड़ता था। तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि जो टिलर्स ऑफ द सॉइल थे उनके पास आगे एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कुछ भी नहीं बचता था। जो भी वो प्रोडक्शन करते थे सब रेंट में चला जाता था। थोड़ा बहुत जो बचता था वो उनके सर्वाइवल के लिए बच जाता था। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो ज़मींदार थे वो अपना रेवेन्यू इनकम स्पेंड कर रहे थे अपनी लग्जरीज़ पर, अपनी लाइफ की लग्जरीज़ पर, और वो कोई भी एफर्ट नहीं करते थे एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो ऐसे करके ब्रिटिशर्स ने क्या किया, हमारे इंडियन फार्मर्स को जो कि कल्टिवेट करते थे और हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को एक्सप्लॉइट किया। नंबर 2 पॉइंट इज़ एक्सप्लॉइटेशन थ्रू इंडस्ट्रियल सेक्टर। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को एक्सप्लॉइट किया। हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो फेमस था हैंडीक्राफ्ट के लिए। हमारे जो हैंडीक्राफ्ट थे वो पूरे वर्ल्ड में फेमस थे फॉर इट्स वेराइटी एंड क्वालिटी। लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या किया, हमारे हैंडीक्राफ्ट की फॉरेन एज वेल एज डोमेस्टिक डिमांड को डीके कर दिया। अब देखेंगे कि उन्होंने हमारी हैंडीक्राफ्ट की फॉरेन डिमांड को कैसे डीके किया। उन्होंने क्या किया कि जो हैंडीक्राफ्ट का एक्सपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट मतलब अपने प्रोडक्ट को कंट्री से बाहर भेजना, आउटसाइड दी लाइन ऑफ बाउंड्री नेशन। तो उन्होंने क्या किया, अगर हम अपने हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट करेंगे तो उस पर हमें बहुत ज़्यादा हैवी ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारे हैंडीक्राफ्ट की जो फॉरेन डिमांड थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। और उन्होंने साथ साथ हमारी डोमेस्टिक डिमांड को भी ख़त्म कर दिया। उन्होंने अपने प्रोडक्ट हमारी कंट्री में इंपोर्ट किए ड्यूटी फ्री, उस पर भी कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। ऐसे करके हमारा जो हैंडीक्राफ्ट का फॉरेन एज वेल एज डोमेस्टिक डिमांड था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। नंबर 3 पॉइंट इज़ एक्सप्लॉइटेशन थ्रू इंटरनेशनल ट्रेड। ब्रिटिशर्स ने हमारी इंटरनेशनल ट्रेड को एक्सप्लॉइट किया थ्रू डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। इस पॉलिसी में क्या था कि वो क्या करते थे, हमारी कंट्री से रॉ मटेरियल ले जाते थे अपनी कंट्री में, लेकिन उस पर कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ता था। और वो जो रॉ मटेरियल लेकर जा रहे थे अपनी कंट्री में, वो भी बिल्कुल किस लिए लेके जा रहे थे, अपने बेनिफिट के लिए। हमारी कंट्री को उससे कोई भी बेनिफिट नहीं था और साथ साथ में उन्हें उस पर कोई टैक्स भी नहीं पे करना पड़ता था। और वहाँ से क्या करते थे, वो अपनी कंट्री से फिनिश्ड गुड बना कर लाते थे। फाइनल गुड जो होते हैं वो अपनी कंट्री से बना कर लाते थे हमारी कंट्री में सेल करने के लिए, और उस पर भी उन्हें कोई भी टैक्स नहीं पे करना था, कोई भी ड्यूटी पे नहीं करनी होती थी। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारी जो कंट्री थी वो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड हो गई और स्टेगनेंट हो गई। बैकवर्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसका पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा लो होता है, और स्टेगनेंट इकोनॉमी वो होती है जिसकी कंट्री की इनकम बहुत ज़्यादा, मतलब जिसमें कोई भी ग्रोथ नहीं होता। जिस कंट्री की इनकम में नोशनल ग्रोथ का साइन होता है, मतलब ना के बराबर ग्रोथ होती है, वो कंट्री स्टेगनेंट इकोनॉमी होती है। अब आपको वो टॉपिक समझ आया होगा। लेट्स कम ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब हमें देखने हैं इंडियन इकोनॉमी के फीचर्स क्या क्या थे एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। सबसे पहले हमारी जो इकोनॉमी थी वो एक स्टेगनेंट इकोनॉमी थी। स्टेगनेंट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसकी इनकम की ग्रोथ में कोई भी, मतलब जिसकी इनकम में कोई ग्रोथ नहीं होती है, जिसकी ग्रोथ नोशनल होती है। 1925 से
1950 के बीच हमारा जो इनकम पर कैपिटा इनकम का ग्रोथ रेट था वो सिर्फ 0.1% पर एनम था, जिसकी वजह से क्या हुआ था कि जो हमारी जो कंट्री के बल्क ऑफ द पॉपुलेशन थी वो बहुत ज़्यादा पुअर थी और इनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा लो था। नेक्स्ट फीचर इज़ बैकवर्ड इकोनॉमी। हमारी जो इकोनॉमी थी वो एक बैकवर्ड इकोनॉमी थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। बैकवर्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसका पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा लो होता है। इंडिया का पर कैपिटा इनकम 1947 से 1948 के बीच में सिर्फ ₹230 था। पर कैपिटा इनकम वॉज जस्ट ₹230 बिटवीन 1947 टू 1948। लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं था, देयर वॉज नो शेल्टर, क्लोथिंग, फूड। लोग जो थे बहुत ज़्यादा गरीब थे, पुअर थे, और अनएम्प्लॉयमेंट पूरी कंट्री में थी बहुत ज़्यादा। नंबर थर्ड फीचर इज़ एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस। हमारा जो एग्रीकल्चर था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड था। 72% जो कंट्री की वर्किंग पॉपुलेशन थी वो एंगेज थी एग्रीकल्चर सेक्टर में, लेकिन उनका जो कंट्रीब्यूशन था जीडीपी में वो सिर्फ 50% था। मतलब जो हमारे जो फार्मर्स थे उनका एक तो आउटलुक बहुत ज़्यादा आउटडेटेड था, मतलब वो सोचते ही नहीं थे कि हम जो हैं कुछ प्रॉफिट भी कमा सकते हैं, फार्मिंग से हम कुछ प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। वो क्या करते थे, सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते थे, मतलब सिर्फ अपनी फैमिली के लिए उगाया और बस। हमारी जो प्रोडक्टिविटी थी वो बहुत ज़्यादा लो थी। जो वीट की प्रोडक्टिविटी थी वो सिर्फ 660 किलोग्राम पर हेक्टेयर थी, और जो राइस की प्रोडक्टिविटी थी वो सिर्फ 665 किलोग्राम पर हेक्टेयर थी। जो फूड ग्रेन का जो प्रोडक्शन होता था वो सिर्फ सब्सिस्टेंस के लिए होता था, मतलब जो फार्मर जो फूड ग्रेन का प्रोडक्शन करते थे वो सिर्फ अपनी फैमिली के लिए करते थे, जिसकी वजह से हमारा जो एग्रीकल्चर था वो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड था। नंबर फोर्थ फीचर इज़ इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस। हमारी जो इंडस्ट्रीज़ थी वो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड थी। हमारे पास कोई भी बेसिक और हैवी इंडस्ट्री नहीं थी। जो मशीन्स का जो प्रोडक्शन था वो बिल्कुल नेग्लिजिबल था, मतलब हमारी कंट्री में मशीन का प्रोडक्शन होता ही नहीं था। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और कॉटेज इंडस्ट्री बिल्कुल डीके हो गई थी, ख़त्म हो गई थी। और साथ साथ हमें अपने कैपिटल गुड्स के लिए बाहर की कंट्री पे डिपेंड होना पड़ता था, हमें इंपोर्ट करने पड़ते थे। कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि फर्दर इंडस्ट्रियलाइजेशन में काम आते हैं, जैसे कि मशीन्स, बड़े बड़े प्लांट्स, वो सब भी हमको क्या करना पड़ता था, बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता था, ब्रिटेन से इंपोर्ट करना पड़ता था। नंबर फिफ्थ फीचर इज़ रैम्पेंट पावर्टी। हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा पावर्टी थी, लोगों को 2 टाइम का खाना भी नहीं मिलता था, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा थी, किसी के पास रहने को घर नहीं था, सही कपड़े नहीं थे, पहनने को कुछ नहीं था, तो हमारी जो कंट्री थी वो बहुत ज़्यादा पुअर थी। नंबर सिक्स्थ फीचर इज़ हैवी डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट। हमें अपने कैपिटल गुड्स के लिए फॉरेन कंट्री पे डिपेंड होना पड़ता था, क्योंकि हमारे पास हमारी कंट्री में मशीन्स का प्रोडक्शन ही नहीं होता था, प्लांट का प्रोडक्शन नहीं होता था। इवन जो हमारे आर्मी इक्विपमेंट्स थे, जो कि डिफेंस इक्विपमेंट थे, उसको भी हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता था। और इसके साथ साथ कुछ कंज्यूमर आइटम्स भी थी जो कि हम इंपोर्ट करते थे, जैसे कि बाईसाइकिल, केरोसिन ऑयल, स्वाइंग मशीन एट्सेट्रा। नेक्स्ट टॉपिक इज़ एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। या तो ये बोल लो, मतलब ये एग्रीकल्चर सेक्टर के फीचर्स हैं कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो कैसा था। नंबर 1 फीचर इज़ हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो बहुत ज़्यादा अनसर्टेन था। अनसर्टेन क्यों था? क्योंकि एग्रीकल्चर जो था वो पूरा डिपेंड था रेनफॉल पे, और रेनफॉल अनसर्टेन होती है। अगर रेनफॉल अच्छी होगी तो हमारा प्रोडक्शन भी अच्छा होगा, लेकिन अगर रेनफॉल अच्छी नहीं होगी तो हमारा प्रोडक्शन भी पुअर होगा। और साथ साथ जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कभी भी कोई एफर्ट नहीं करा फॉर परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन, तो हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो बहुत ज़्यादा अनसर्टेन था। नंबर 2 फीचर इज़ डोमिनेंस ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग। जो हमारे इंडियन फार्मर्स थे वो क्या करते थे, वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते थे। सब्सिस्टेंस फार्मिंग वो फार्मिंग होती है जिसमें जो प्रोडक्शन होता है वो सिर्फ फैमिली की नीड के लिए होता है, मतलब सेल्फ कंजम्पशन के लिए। उनका जो आउटलुक था वो बहुत ज़्यादा आउटडेटेड था। वो ये नहीं सोचते थे कि अगर हम अपना जो प्रोडक्शन है वो अगर इंक्रीज़ करेंगे और मार्केट में सेल करेंगे तो हमें प्रॉफिट भी हो सकता है, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो हमारे फार्मर्स थे वो बहुत ज़्यादा पुअर हो गए और बहुत ज़्यादा बैकवर्ड हो गए। नंबर 3 फीचर इज़ गल्फ बिटवीन ओनर ऑफ द सॉइल एंड टिलर ऑफ द सॉइल। अब क्या हुआ, मैंने आपको बताया ओनर कौन थे। ओनर थे ज़मींदार। ज़मींदार मतलब कि जो लैंडलॉर्ड्स थे वो ओनर थे, और टिलर्स कौन थे, एक्चुअल कल्टीवेटर्स जो कि लैंड पर काम करते थे।
तो क्या हुआ, जो ज़मींदार थे वो क्या करते थे, सारा कुछ जो भी प्रोडक्शन होता था वो लैंड रिवेन्यू के तौर पर सब कुछ टिलर्स से ले लेते थे, और टिलर्स के पास कुछ भी नहीं बचता था, थोड़ा बहुत जो बचता था वो सबसे मतलब अपने कंजम्पशन के लिए यूज़ कर लेते थे, अपना मतलब खाने पीने के लिए वो यूज़ कर लेते थे। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, एक साइड पे जो ज़मींदार थे जो अपनी रिवेन्यू इनकम थे वो स्पेंड कर रहे थे अपनी लाइफ की लग्जरीज़ पर, एक साइड थे टिलर्स ऑफ द सॉइल जिनके पास कुछ भी नहीं बचता था, मतलब उनके पास वो कुछ भी नहीं बचता था कि वो आगे एग्रीकल्चर में ही इन्वेस्टमेंट कर सकें। नंबर 4th फीचर इज़ स्मॉल एंड स्कैटर्ड होल्डिंग। हमारी जो लैंड होल्डिंग थी, मतलब कि जिस पे प्रोडक्शन होता था, जिस पे कल्टीवेशन होता था, वो बहुत ज़्यादा छोटी थी, छोटी होने के साथ साथ स्कैटर्ड थी। स्मॉल का मतलब तो छोटी थी और साथ साथ स्कैटर्ड थी। स्कैटर्ड होल्डिंग वो होती है जैसे मान लो एक लैंड का पीस कहीं है, एक लैंड का पीस कहीं है, मतलब सब बिखरे हुए पीसेस थे, छोटे तो थे ही, साथ साथ बिखरे हुए पीसेस थे, जिसकी वजह से क्या होता था कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता था। और स्मॉल और स्कैटर्ड होल्डिंग पे हम साथ साथ किसी मशीन का भी यूज़ नहीं कर सकते, जैसे कि थ्रैशर्स, हार्वेस्टर्स हो गए, इन चीज़ों का भी हम स्मॉल और स्कैटर्ड होल्डिंग पे यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हमारे जो एग्रीकल्चर की जो लैंड होल्डिंग थी वो बहुत ज़्यादा स्मॉल और स्कैटर्ड थी। नंबर 5th इज़ लैंड रिवेन्यू सिस्टम अंडर ब्रिटिश राज। लैंड रिवेन्यू सिस्टम वही सिस्टम है, ज़मींदारी सिस्टम। ज़मींदारी सिस्टम में क्या था कि जो ज़मींदार थे उनको ओनर डिक्लेयर कर दिया था लैंड का, जो लैंडलॉर्ड्स थे उनको लैंड का, सॉइल का ओनर डिक्लेयर कर दिया था, और जो टिलर्स ऑफ द सॉइल थे वो कैसे थे, वो लैंडलेस लेबरर्स हो गए थे। क्यों? क्योंकि ये जो ज़मींदार थे दे वर फ्री टू एक्सट्रैक्ट एज मच एज दे कैन फ्रॉम टिलर्स ऑफ द सॉइल एज लैंड रिवेन्यू। लैंड रिवेन्यू के तौर पर ये ज़मींदार टिलर्स ऑफ द सॉइल से कितना भी एक्सट्रैक्ट कर सकते थे, मतलब टिलर्स ऑफ द सॉइल जो कि प्रोडक्शन कर रहे थे उनसे कितना भी एक्सट्रैक्ट कर लेते थे। लेकिन इनको क्या करना पड़ता था, इनको गवर्नमेंट को सिर्फ एक फिक्स्ड सम पे करना पड़ता था। ये क्या कर रहे थे, हमारे इंडियन फार्मर्स को एक्सप्लॉइट कर रहे थे। अब धीरे धीरे ज़मींदार्स ने क्या करा, लैंड रिवेन्यू बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से जो हमारे फार्मर्स थे वो लैंडलेस लेबरर्स हो गए। नंबर 6 इज़ फोर्स कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। क्या हुआ कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या बोला, फोर्स कमर्शलाइजेशन का मतलब क्या होता है, मतलब उनको फोर्स करा फार्मर्स को कि आप कमर्शियल फार्मिंग कीजिए। पहले क्या करते थे, फार्मर्स थे उनका जो आउटलुक था वो सबसिस्टेंस था, मतलब सिर्फ अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए ही वो क्या करते थे, प्रोडक्शन करते थे। लेकिन ब्रिटिशर्स ने बोला कि आप शिफ्ट कर जाइए, मतलब आप प्रोडक्शन कीजिए मार्केट के लिए, आप कमर्शियल फार्मिंग कीजिए, मार्केट के लिए प्रोड्यूस कीजिए। और साथ साथ उन्होंने क्या बोला कि आप प्रोडक्शन करिए इंडिगो क्रॉप का। इंडिगो एक क्रॉप होती है जो कि जिससे ब्लू कलर एक्सट्रैक्ट करा जाता है। ये जो है ये इंडिगो क्रॉप से ब्लू कलर एक्सट्रैक्ट करा जाता है, जो कि यूज़ होता है ब्रिटेन में। ब्रिटेन में ये टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, डाई, ब्लीच वगैरह के लिए। तो ब्रिटिशर्स बोलते थे इंडियन फार्मर्स को कि आप इंडिगो का प्रोडक्शन करो, और वो क्या करते थे, फार्मर्स को एडवांस में ही पेमेंट कर देते थे। अब जो हमारे फार्मर्स थे जो पहले मतलब क्रॉप का प्रोडक्शन कर रहे थे अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए, अपनी नीड को पूरा करने के लिए, अब वही क्रॉप उनको मार्केट से ख़रीदनी पड़ रही थी ताकि वो सेटिस्फाई हो, मतलब उनका भी तो काम चलना चाहिए ना। अब वो क्या कर रहे थे, उनको मार्केट से ख़रीदनी पड़ रही थी अपनी क्रॉप, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो हमारे फार्मर थे वो डेट ट्रैप में फंस गए, वो क्या होगा, कर्जे में डूब गए। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको समझ आया हो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। वैसे ये सब आप NCERT या फिर किसी भी अदर बुक से रीड कर सकते हैं। बाकी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।